हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और ट्राई कैच मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो एक्सेप्शन जो है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन और एक होता है बिल्ट इन एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को हम कस्टम एक्सेप्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसके थ्रू डिफाइन किए जाते हैं, यूजर्स के थ्रू। ये हम आगे चल के देखेंगे कस्टम एक्सेप्शंस कैसे बनते हैं। तो बेसिकली यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो एक्सेप्शंस यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाएंगे वो आपके यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस होंगे और इनको कस्टम एक्सेप्शंस भी कहेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आपके कौन से होते हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शन। बिल्ट इन एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस है जो जावा के थ्रू बिल्ड किए गए हैं, जिसके अंदर आपके दो तरीके के एक्सेप्शंस आ जाते हैं। एक होता है आपका चेक्ड एक्सेप्शन और एक होता है आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन का क्या मतलब है, ये वो एक्सेप्शंस हैं जो चेक्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर इस तरीके का कोई भी एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में आ सकता है तो इनको हैंडल करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जावा के अंदर बिल्ट इन एक्सेप्शन के अंदर जो इन्होंने दो क्लासिफिकेशन करे हैं, चेक्ड और अनचेक्ड, उसमें मेन डिफरेंस क्या है। चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब ये है कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है, ठीक है, तो फाइल ओपन करनी है तो उस केस में ये हो सकता है कि वो फाइल जो है वो एग्जिस्ट ना करे। तो उस टाइम पे जावा में क्या होता है कि अगर आप फाइल से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हैं, जैसे फाइल ओपन करना है, उसमें राइट करने का, तो उससे रिलेटेड जावा क्या एग्ज्यूम करके चलती है कि फाइल नॉट फाउंड वाले एक्सेप्शंस आ सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इन एक्सेप्शंस को एट अ कंपाइल टाइम बेसिकली आप बोल सकते हो इनको हैंडल करना कंपलसरी हो जाता है। जबकि जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, इनका मतलब क्या है, इनको हैंडल करना ऑप्शनल होता है। आप चाहे इनको हैंडल करें चाहे नहीं करें, अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी अनचेक्ड एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में आ रही है और आपने उसको हैंडल नहीं किया है तो आपका कोड बंद हो जाएगा, बट दिस इज ऑप्शनल। ठीक है, टू हैंडल दिस अनचेक्ड एक्सेप्शन इज ऑप्शनल। देखिए हमने कौन से की थी लास्ट हमारे वीडियो के अंदर, हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शंस देखे थे और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देखे थे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप इन एक्सेप्शंस को हैंडल करते हो तो दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर आप इन एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं भी करते और अगर आप प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे आपकी कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई भी आपने बैड इनपुट डेटा दिया है और उसकी वजह से ये एक्सेप्शंस आती हैं तो रन टाइम पे क्या होगा, आपका कोड यहाँ पे फट जाएगा। जबकि चेक्ड एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि आप इस तरह की कोई एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में आ सकती है जिसको हैंडल करना जरूरी है, तो वो कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं, आपकी चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शंस दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन जावा लाइब्रेरीज आर रेफर्ड टू एज अ built-in exception. These exceptions are able to define the error situation so that we can understand the reason of getting these error. और इनको दो कैटेगरीज में हमने किस में बताया, चेक्ड में और अनचेक्ड में। देखो चेक्ड एक्सेप्शंस जो होती है इनको हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस भी कहते हैं। कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर कोई चेक्ड एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में आ रही है और यूजर ने अगर उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है तो कंपाइल टाइम पे ही आपकी एरर आ जाएगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चेक्ड एक्सेप्शंस। जबकि अनचेक्ड एक्सेप्शंस कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं, जस्ट अपोजिट होती है आपकी चेक्ड एक्सेप्शंस की। इसके अंदर क्या है, कंपाइलर जो है इन एक्सेप्शंस को कंपाइल टाइम पे चेक नहीं करता। जैसे हम a डिवाइडेड बाई b कर रहे थे तो दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन, ठीक है ना, आपने दोनों ऑपरेंट इंटीजर टाइप के दिए थे और उन पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर कंपाइल टाइम पे देखेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे थे और a की वैल्यू हम दे रहे थे 5 और b की वैल्यू दे रहे थे 0, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 0, तो ये एक तरीके से क्या बन गया, आपका इनवैलिड हो गया। ठीक है ना, इनपुट इनवैलिड हो गया, तो यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन आ रही थी। तो बेसिकली एक्सेप्शन कब आ रही थी, रन टाइम पे। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड, इफ अ प्रोग्राम थ्रोज एन अनचेक्ड एक्सेप्शन एंड इवन इफ इट डिडंट हैंडल और डिक्लेयर इट, द प्रोग्राम वुड नॉट गिव अ कंपाइलेशन एरर। हमारे भी प्रोग्राम में कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही थी, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा था। एरर या एक्सेप्शन हमारी कब थ्रो हो रही थी, जब हम उसके अंदर एक बैड इनपुट डाल रहे थे, यानी जो b की वैल्यू जब हम 0 डाल रहे थे तो डिवाइड बाय 0 हमारे इसमें अलाउ नहीं करता, तो इसमें क्या आ गई थी, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई थी। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन आपके एक्सेप्शन के।
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक होती है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, जिनको कस्टम एक्सेप्शन कहा जाता है, जो कि हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, जो यूजर के द्वारा डिफाइन की जाती है। और एक होती है आपकी बिल्ट इन एक्सेप्शन, जो कि जावा लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, और इसके अंदर हमारी एक चेक्ड एक्सेप्शन होती है और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है। चेक्ड एक्सेप्शन जो होती है वो कंपाइल टाइम पे चेक की जाती है, इनको हैंडल करना कंपलसरी है। अगर आप हैंडल नहीं करते तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिलेगी। अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना ऑप्शनल है। अगर आप इनको हैंडल नहीं करते हैं तो आपको कंपाइल टाइम पे तो एरर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इनपुट आपका बैड इनपुट बोल सकते हैं उसको बेसिकली, तो बैड इनपुट या बैड डेटा अगर यूजर के द्वारा दिया जा रहा है तो रन टाइम पे क्या हो सकता है, ये एक्सेप्शंस आ सकती हैं। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है थ्रो एंड थ्रोस। देखो दोनों वर्ड्स ना बहुत सिमिलर है काइंड ऑफ, सिर्फ एक एस का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में काफी मेजर डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस हम देखते हैं क्या होता है। देखो एक्सेप्शन, जो थ्रो कीवर्ड है वो तो क्या एक्सेप्ट थ्रो करता है एक्सेप्शन इंस्टेंस, जबकि जो थ्रोस कीवर्ड है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन। जो भी कोई कॉलर मेथड है उसके अंदर अगर हमें लग रहा है कि कोई मेथड है जिसके अंदर इस तरीके की एक्सेप्शंस आती है, तो हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये कोई मेथड है मेरा जो कि इस तरीके की जो एक्सेप्शन है वो थ्रोस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है। सपोज ये एक मेथड है फन, ठीक है, ये किस तरीके की एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इलीगल एक्सेप्शन। पहले हम थ्रोस कीवर्ड देखते हैं फिर हम थ्रो कीवर्ड पे जाएंगे, ठीक है। पहले हम कौन सा कीवर्ड देख रहे हैं, थ्रोस। देखो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट डिक्लेयर्स दैट अ मेथड में थ्रो वन और मोर एक्सेप्शन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉइड फंक्शन मेथड है, हम क्या कह रहे हैं कि ये मेथड जो है किस तरीके की एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो ये हम पहले ही डिफाइन कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में कि जो फन मेथड है वो इलीगल एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एक्सेप्शंस भी दे सकते हो, ठीक है ना। मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि सपोज इस मेथड के अंदर जैसे हमने हमारे मेन फंक्शन में क्या करे थे, एक हमारी एक एक्सेप्शन तो हमारी आ रही थी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की, है ना। एक आ रही थी हमारी डिवाइड बाय जीरो यानी कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही थी। तो आप क्या कर सकते हो, एक मेथड जो है मल्टीपल एक्सेप्शंस भी थ्रो कर सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं थ्रोस और यहाँ पे कॉमा लगा के जितनी भी एक्सेप्शंस ये थ्रो कर सकता है उन सारी एक्सेप्शंस का नाम। ये डिफाइन कैसे होता है, मेथड का नेम, मतलब जो मेथड का पूरा सिग्नेचर है वो आएगा। उसके बाद आप पहले लिखेंगे थ्रोस, यानी कि कर्ली ब्रेसेस के स्टार्ट होने से पहले आपको लिखना होगा कि कौन कौन से एक्सेप्शंस ये थ्रो करेगा। तो मेथड का सिग्नेचर, फिर थ्रोस, और फिर जो भी एक्सेप्शंस थ्रो करेगा वो, और उसके बाद आपका जो है मेथड का कर्ली ब्रेसेस वाला ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो थ्रोस का मतलब क्या हुआ है, किस लिए यूज होता है, टू डिक्लेयर अ मेथड में थ्रो वन और मोर exception used in the method signature to indicate that the method might throw exception of specified type। ये मैंने आपको बता ही दिया, मेथड सिग्नेचर के साथ इसको आप डिफाइन करते हैं और ये क्या बताता है कि स्पेसिफिक टाइप का एक्सेप्शन जो है मेथड के द्वारा थ्रो किया जा सकता है। A method declared with throws required to calling method to handle or further declare the exception। इसका मतलब क्या हुआ, अब सपोज इस मेथड को अगर कोई भी कॉल करता है तो उस मेथड के लिए क्या कंपलसरी हो जाता है कि वो इस एक्सेप्शंस को, जो ये मेथड एक्सेप्शंस थ्रो कर रहा है, इन एक्सेप्शंस को हैंडल करे, या तो वो उन्हें हैंडल करे या फिर वो भी क्या कर दे, उन एक्सेप्शंस को थ्रो कर दे। देखो इसको आप इस रिस्पेक्ट में समझ सकते हो, जैसे हम जब इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था जब कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करती है, ठीक है ना। कोई भी क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करती है और अगर सपोज ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, इसने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया और अब चाइल्ड क्लास जो है वो इस पेरेंट क्लास को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो क्या कंपलसरी हो जाता है कि या तो ये चाइल्ड क्लास जो है इस मेथड का डेफिनेशन दे अपनी क्लास के अंदर, और अगर वो मेथड का डेफिनेशन नहीं देना चाहती तो खुद को भी क्या बना ले, वो खुद को भी क्या बना ले, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो वही सेम चीज है कि अगर इस मेथड को कोई कॉल करता है, ठीक है, इस मेथड को कोई कॉल करता है तो जो कॉलिंग मेथड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि वो इस एक्सेप्शन को हैंडल करे। अगर वो एक्सेप्शन हैंडल करता है यानी कि ट्राई कैच ब्लॉक में लिखे, अगर वो नहीं लिखता तो वो क्या करे, वो भी उस एक्सेप्शन को थ्रो कर दे, ठीक है। तो सेम ही चीज है जैसे हम एब्स्ट्रैक्शन के केस में समझ रहे थे, अगर मेथड कॉलिंग हो रही है किसी दूसरे मेथड के द्वारा तो उसे ये वाला एक्सेप्शन जो भी इसने स्पेसिफाइड किया वो हैंडल करना चाहिए। अगर वो हैंडल नहीं करना चाहता तो वो क्या करेगा, वो भी इन एक्सेप्शंस को कर देगा थ्रो। तो आगे जाके जब उस मेथड को कोई कॉल करेगा तो वो मेथड को कंपलसरी हो जाएगा उन एक्सेप्शंस को हैंडल करना। तो ये था हमारा थ्रोस कीवर्ड। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा थ्रो।
ठीक है। देखो थ्रो का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं, अभी हम जब ट्राई कैच ब्लॉक देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि ट्राई के अंदर हम जब भी जो भी हम चीजें टेस्ट करते हैं, ठीक है, अगर एक्सेप्शन आ जाता है तो यहाँ पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो देखो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो जाता, देयर इज नो मैजिक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्राई के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं जो कैच के द्वारा हैंडल की जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेप्शन थ्रो का मतलब ये है कि थ्रो क्या करता है, ये एक इंस्टेंस बना देता है आपका एक्सेप्शन का, ओके। और ये किसको थ्रो कर देता है, जेवीएम को, ठीक है। तो थ्रो कीवर्ड का मतलब क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन फ्रॉम एनी मेथड और ब्लॉक ऑफ कोड। यू कैन throw either a new instance of an exception or an existing object using throw। अब देखो इसमें जरूरी नहीं है कि आप हमेशा थ्रो से एक नया इंस्टेंस बनाएं और नया ऑब्जेक्ट बना के इसको थ्रो करें। आप जो एग्जिस्टिंग है उससे भी आप थ्रो कीवर्ड से उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करा सकते हो, जो कि देखो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही थी कि जब कोई फंक्शन मेथड है वो इस एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, इलीगल एक्सेप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी कोई मेथड इस मेथड को कॉल करेगा तो वो भी क्या कर सकता है, वो इसके ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकता है, ठीक है, इसके एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है ताकि वो आगे जाके हैंडल किया जाए। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, या तो आप नया इंस्टेंस बना के भी थ्रो कर सकते हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग एक्सेप्शन जो है उसके ऑब्जेक्ट से भी उसको थ्रो कर सकते हैं। तो थ्रो बेसिकली का मतलब क्या हुआ कि थ्रो किया, थ्रो हमने क्या करा, न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो न्यू से हम क्या बनाते हैं, न्यू से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे थ्रो क्या कर रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसके अंदर मैसेज क्या पास कर रहा है, डिवीजन बाय जीरो। देखो बेसिकली थ्रो का मतलब कई बार ये भी होता है, जब हम अगर हमको पता नहीं कि हमें ये तो पता है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई है सपोज, है ना। अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय जीरो की आई है तब तो इसने इसको हैंडल कर लेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन कौन से टाइप की आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, उसको सिंपली थ्रो कर देंगे। थ्रो करने से क्या होगा, वो जहां पे भी हैंडल हो रही होगी वहां उस कॉलर पेरेंट क्लास पे जाएगा और वहां जाके फिर क्या होगा, वो एक्सेप्शन आपको मैसेज में मिलेगा, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए हमने लास्ट टाइम ये एग्जाम्पल बनाया था जिसमें हमने ए और बी दो इनपुट लिए थे। एरे के अंदर एक एरे डिक्लेयर किया था जिसका साइज था 5, ठीक है, और मैं यहाँ क्या कराना चाह रही थी, एरे को प्रिंट कराना चाह रही थी, लेकिन इंडेक्स में क्या ले रही हूँ 6, जबकि आपका एरे का साइज तो 5 ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा था। तो अगर ये सबसे पहले वाली कैच में चेक होगा तो फर्स्ट कैच तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, तो वो इससे हैंडल नहीं होगा। हमने ये वाला कमेंट कर रखा है तो ये किस पे जाएगा, जो जनरल क्लास है। हमने यही बोला था कि मोर स्पेसिफिक टू लेस स्पेसिफिक कैच हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये यहाँ पे चला जाएगा और कैच करके क्या कर देगा, थ्रोएबल टीएच, यानी कि थ्रोएबल देखो इनकी पेरेंट क्लास होती है, तो वहां पे हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अगर वो बाकी कैचेस में एक्सेप्शन हैंडल नहीं होता तो इसके अंदर तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, क्योंकि ये किस टाइप का एक्सेप्शन हैंडलर आपने यहाँ लगाया है, जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपने जनरल एक्सेप्शन लगाया लेकिन अब आपको पता नहीं है कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन कौन सा हैंडल हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हैं। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो ये जहाँ पे भी हैंडल इसका हो रहा होगा वो मैसेज आपको प्रिंट होके दे देगा। जैसे देखिए इसको रन करके देखते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी हमने क्या करा है, हम एक्सेप्शन हैंडल तो कर रहे हैं और जनरल एक्सेप्शन लिखा, लेकिन हमने क्या करा, इस एक्सेप्शन को आगे थ्रो कर दिया। थ्रो से आपको क्या पता चलेगा कि क्या मैसेज आ रहा है। तो ये देखिए इसको हम रन करते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एंटर 2 इनपुट्स, ये हमने 2 इनपुट्स एंटर किए। तो ये देखिए हमारा क्या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया, तो इसने सबसे पहले तो क्या लिख के दे दिया, जनरल एक्सेप्शन लिख के दे दिया, बट मेरे को यहाँ पे पता नहीं था कि कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए और भी अलग टाइप के एक्सेप्शन हो सकते थे जो कि कैच के द्वारा हैंडल नहीं किए जा रहे, तो ये जनरल एक्सेप्शन में जाएगा। वहां पे सबसे पहले आपने जो मैसेज लिखा है उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसको क्योंकि आइडिया नहीं है कि कौन सी टाइप का एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, तो उसने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया तो उससे क्या होगा, ये थ्रोएबल क्लास में जाके देखेगा कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है कौन सी इंस्टेंस से मैच हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ एक्सेप्शन थ्रो करके दे देगा। तो अभी हमारे जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन था, तो जैसे मैंने थ्रो किया एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे क्या मिल गया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग, क्या एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो देखो सही एक्सेप्शन आ गया, कौन सी क्लास में वो आ गया और कौन सी लाइन नंबर पे है वो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया। देखो यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, यहाँ क्या लिखा है, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 1। तो देखो एनीथिंग एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। अगर 0 के अलावा एग्जिट कोड के आगे कोई भी नंबर लिखा होता है, इसका मतलब आपके प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई गड़बड़ है। ओके, तो ये था इसका
कॉन्सेप्ट कि थ्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब थ्रो का मतलब एक चीज और ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे थ्रो कर दे रहा है, थ्रो कर दे रहा है इसका मतलब क्या है कि ये हैंडल नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, यहाँ पे जो कैच के अंदर वो हैंडल नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, जो इसको इस मेथड ने कॉल किया है वहां पे ही जाएगा और वहां जाके ये देखेगा कि अगर उसके ब्लॉक के अंदर ट्राई और कैच मेथड लिखा है तो वो वहां पे हैंडल होगा। अगर वहां पर भी नहीं लिखा है तो फिर नेक्स्ट मेथड जिसने भी उसको कॉल किया है तो वहां पे चेक करेगा कि वहां पे अगर हैंडल हो रहा है तो वहां हैंडल करेगा, अदरवाइज लास्ट में किस में चला जाएगा, मेन में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन कॉलिंग है वही होता है, अपना जो एंट्री पॉइंट है वो मेन फंक्शन से ही होता है, तो मेन में जाएगा और मेन में जाके फिर वो क्या कर देगा, एक्सेप्शन आपको यहाँ पे थ्रो करके दे देगा। तो बेसिकली क्या बन जाती है, एक्सेप्शन का स्टैक बन जाता है जो कि एक से दूसरे मेथड को कॉल करता है और लास्ट में क्या होता है, मेन पे जाके यहाँ पे मेथड कॉल होता है, क्योंकि मेन हमारा एंट्री पॉइंट होता है और यहाँ जाके आपकी एक्सेप्शन आ जाती है और आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है। तो ठीक है, एक्सेप्शन स्टैक अभी हम समझते हैं तो आपको और क्लियर होगा। देखिए, मेमोरी स्टैक ये होता है, हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ एक्सेप्शन स्टैक का मतलब क्या है। कि सपोज एक ए फंक्शन था, ठीक है, इसने किसको मेथड को कॉल किया, बी मेथड को। ठीक है, और बी मेथड जो है यहाँ पे आपकी क्या हुआ, एक्सेप्शन आ गई, तो इसने क्या करा, एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन को थ्रो कर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला जो बी मेथड है तो यहीं पे बंद हो जाएगा और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, जिसने इस मेथड को कॉल किया था। तो बी मेथड को किसने कॉल किया था, ए मेथड ने। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप चेक करोगे, कंट्रोल चेक करेगा कि यहाँ पे क्या ट्राई कैच मेथड में इस एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा है। अगर हैंडल किया जा रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ए मेथड भी सपोज एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा तो क्या होगा, ए मेथड को जिसने कॉल किया था, सपोज मेन जो हमारा एंट्री पॉइंट है वहां से ए मेथड कॉल हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, ए मेथड भी आपका हाथों हाथ बंद हो जाएगा और ये कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, मेन मेथड पे, और वहां आप चेक करोगे कि क्या एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है, यानी कि ट्राई कैच ब्लॉक से एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा है। अगर एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा है तो दैट इज फाइन, अगर नहीं किया जा रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, स्टैक बन रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो, जैसे मेन मेथड है, मेन मेथड ने पी मेथड को कॉल किया, पी मेथड ने एन मेथड को, और एन मेथड ने कॉल किया एम को। अब क्या हुआ, एम पे आ गई एक्सेप्शन, लेकिन एम ने इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे एम के अंदर इसको कोई ट्राई कैच ब्लॉक नहीं मिला जिससे कि एक्सेप्शन हैंडल हो रहा हो। तो उस केस में क्या होगा, एम मेथड को जिसने कॉल किया होगा वहां पे चला जाएगा आपका एक्सेप्शन थ्रोन, वहां पे हो जाएगी जो कि कॉलिंग मेथड होगा। तो यहाँ पे कॉलिंग मेथड आ गया आपका एन ने एम को कॉल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि क्या यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या ट्राई कैच ब्लॉक है जहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है। अगर हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी वापस से क्या हो जाएगी, आपकी एक्सेप्शन थ्रोन होके किस पे चली जाएगी, जिस मेथड ने एन को कॉल किया था। तो किसने किया था, पी मेथड ने। तो पी में आप चेक करोगे कि क्या यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइडेड है। अगर प्रोवाइडेड है तब तो दैट इज गुड, लेकिन अगर यहाँ पे भी प्रोवाइड नहीं हो रही तो आपका एक्सेप्शन कहाँ थ्रोन हो जाएगा, मेन मेथड के अंदर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर एक्सेप्शन कॉल। ठीक है, एक्सेप्शन जो भी है वो यहाँ पे आपको प्रिंट होके आ जाएगा और आपका प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप। तो ये जो स्टैक बनता है, ठीक है, इस स्टैक को हम एक्सेप्शन स्टैक कहते हैं। ठीक है, देखो ये मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पे इन्होंने एम एन पी बना रखा है, हम भी ऐसे मेथड्स बना लेते हैं। सपोज ये हमारा पब्लिक स्टाइल, इसी के अंदर हम बनाते हैं। यहाँ पे सपोज हम भी 3 मेथड्स बना लेते हैं, पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक, वॉइड। फर्स्ट इसने कौन सा मेथड बनाया है, पी बनाया है। ठीक है, पी के बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पी एन और एम 3 मेथड्स बनाए। एक बार नोट्स में चलते हैं, मैं इन्हीं से बना के आपको दिखाती हूँ, पी एन और एम। तो यहाँ पे क्या होगा, पी बनाया है सबसे पहले, फिर हमने कौन सा बनाया है, एन बनाया है और एम बनाया है, 3 मेथड्स बनाए। ठीक है, यहाँ पे एन लिख देते हैं इसको, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, पी एन और एम मेथड बनाया। एन मेथड को कौन कॉल कर रहा है, पी कर रहा है, तो यहाँ पे एन मेथड को कॉल करा देते हैं और यहाँ पे एम मेथड को कॉल करा देते हैं। और एम मेथड के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ये कोड था, जो यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन आ रही थी, ये पूरा कोड हम एज इट इज किस में लिख देंगे, हमारे पी एम मेथड के अंदर। ठीक है, जहां से एक्सेप्शन आ रहा था, और हम यहाँ पे कॉल करा देंगे हमारे मेन मेथड में पी को। तो देखो ये स्टैक बन गया। स्टैक कैसे बना है, यहाँ पे आप देखिए,
यहाँ पे स्टैक क्या बना, सबसे पहले मेन मेथड ने p मेथड को कॉल किया, p मेथड ने n मेथड को कॉल किया और n मेथड ने m मेथड को कॉल किया और m मेथड कौन सा मेथड है जहाँ पे आपकी एक्सेप्शन अकर हो रही है। ठीक है, यही सेम स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं और फिर हम समझेंगे कि इसमें एक्सेप्शन स्टैक कैसे बन रहा है। ठीक है, बोल रहा है एंटर 2 नंबर्स। ये देखिए हमारी जनरल एक्सेप्शन क्यों आई है, क्योंकि अभी भी हमारी एक्सेप्शन पहले वाली कौन सी मिल रही थी, स्क्वायर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली एक्सेप्शन मिली। तो यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाली तो चेक नहीं होगी, ये जाएगा जनरल एक्सेप्शन में। जनरल एक्सेप्शन इसने प्रिंट किया और यहाँ पे एक्सेप्शन को क्या कर दिया, थ्रो। एक्सेप्शन को जैसे ही थ्रो किया तो देखिए ये स्टैक बन गया। थ्रो करा किसने, एम ने थ्रो किया सबसे पहले। ठीक है, ये देखिए ये किसमें था, एम मेथड था जहाँ पे एक्सेप्शन आ रही थी, एम ने थ्रो किया तो कॉलर आपका एक्सेप्शन थ्रो कौन से पे आ जाएगा, कॉलिंग मेथड पे। तो एम का कॉलिंग मेथड कौन सा है, एन। तो यहाँ पे देखिए फिर ये आ गया एन, फिर एन का कॉलिंग मेथड क्या है, पी। तो यहाँ पे आ गया पी और अल्टीमेटली लास्ट में पी का कॉलिंग मेथड क्या है, मेन मेथड। तो यहाँ पे आ जाएगा मेन मेथड और आपको एक्सेप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, इसका स्टैक आपको पूरा इसने बना दिया। इसको बेसिकली स्टैक ट्रेस भी बोलते हैं। तो स्टैक ट्रेस का मतलब यही है कि जो कॉलिंग मेथड्स है, मेथड में आप क्या हो रहा था, क्योंकि देखिए आप कहीं पे भी इस वाली एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे थे, तो इस केस में क्या हो गया था, आपके एक्सेप्शन का जो कॉलिंग मेथड है वो थ्रो होता जा रहा था। और कब तक थ्रो होगा, लास्ट आपके मेन मेथड तक। अब सपोज अगर हम इसको कर देते हैं कमिट, ठीक है, और अब हम इसको वापस एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देते हैं 5 and 0। देखिए इस बार आपके कोई भी मेथड जो आपका एक्सेप्शन स्टैक नहीं बना। एक्सेप्शन स्टैक क्यों नहीं बना, क्योंकि आपने क्या करा, एम मेथड के अंदर आपने ट्राई के अंदर a डिवाइडेड बाय b डाला था, जहां पे आपका क्या आ रहा था, 5 डिवाइडेड बाय 0 आ रहा था। तो 5 डिवाइडेड बाय 0 आते ही आपका क्या हुआ, एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना। फिर आपने यहाँ वाले कैच में चेक किया कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपने सिंपली एक्सेप्शन हैंडल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई भी थ्रो कीवर्ड नहीं लगाया, इसलिए आपकी एक्सेप्शन आगे जाके थ्रो नहीं हुई। यहाँ पे आपकी एक्सेप्शन जो है वेल एंड फाइन हैंडल हो गई, इसलिए आगे जाके ये एक्सेप्शन कॉलिंग मेथड्स पे थ्रो नहीं होगा। लेकिन अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको थ्रो कर रहे हो, तो वो कॉलिंग मेथड्स पे जाके थ्रो हो रहा है एक्सेप्शन, और उससे क्या क्रिएट हो रहा है आपका एक्सेप्शन स्टैक। तो ये होता है आपका थ्रो कीवर्ड। ठीक है, और थ्रोस क्या होता है आपका, डिक्लेयर करने के लिए एक्सेप्शंस को। तो होपफुली इट इज क्लियर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको क्लियर होगा। मैंने इसलिए यहाँ पे आपको कंप्लीट एग्जांपल भी समझाया है और इसका डेमो भी यहाँ पे दे के दिया है। अब देखिए इनका डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखो थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस होता है। थ्रो किस लिए यूज होता है, इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, जबकि थ्रोस कीवर्ड किस लिए यूज होता है, टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। ये तो थ्रो करने के लिए यूज होता है, जबकि थ्रोस कीवर्ड जो होता है टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। देखिए इनका सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे आप थ्रो करते हो और इसका इंस्टेंस बनाते हो एक्सेप्शन का, जबकि यहाँ पे क्या करते हो, सिग्नेचर के साथ थ्रोस करके एक्सेप्शन डिक्लेयर करते हो जो कि मेथड थ्रो कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, checked exception cannot be propagated using throw only, और यहाँ पे क्या है, checked exception can be propagated with throws। ठीक है, जो checked exceptions थे हमारे, जो कंपलसरी वाले exceptions थे, उनको आप थ्रो के थ्रू सिर्फ प्रोपोगेट नहीं कर सकते, और लेकिन जो थ्रोज कीवर्ड है उसके थ्रू आप checked exception को यहाँ पे प्रोपोगेट कर सकते हो। थ्रो जो है वो फॉलोड होता है बाय एन इंस्टेंस, जबकि थ्रो कीवर्ड जो है यहाँ पे, सॉरी ये थ्रोज है ना, थ्रोज इज फॉलोड बाय अ क्लास की अर्थमेटिक एक्सेप्शन है या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। जो थ्रो है ये किस में यूज होता है, मेथड के अंदर यूज होता है, जबकि थ्रोज कीवर्ड कहाँ पे यूज हो रहा था आपका, मेथड के सिग्नेचर के साथ। और आप एक से ज्यादा मल्टीपल एक्सेप्शंस थ्रो नहीं कर सकते, जबकि आप एक से ज्यादा मल्टीपल एक्सेप्शंस डिक्लेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थ्रोज। जैसे यहाँ पे देखिए इसने आईओ एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शंस थ्रोज किए हैं और यहाँ पे क्या लगाया है, कॉमा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट अब हमारा जो पॉइंट आता है वो है फाइनली ब्लॉक। देखिए फाइनली ब्लॉक को आप कैसे समझेंगे, सपोज आप एक प्रोग्राम कर रहे थे, प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया, ठीक है, आपने तो वहां पे उस एक्सेप्शन आते आपने क्या किया, अपना प्रोग्राम बंद किया और आप वहां से
एग्जिट कर गए, ठीक है ना। अब उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज भी यूटिलाइज हो रहे होंगे, ठीक है ना, बहुत सारी प्रोसेसेस भी चल रही होंगी पहले एक्सेप्शन के आने से पहले, और आपने क्या करा, उनको कुछ भी आपने ना उनको आपने फ्री किया ना अपने रिसोर्सेज को फ्री किया, और आपने क्या करा, जैसे एक्सेप्शन आई आपने तो अपने प्रोग्राम से एग्जिट मार लिया। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट कोई प्रोग्राम या नेक्स्ट कोई थ्रेड जो है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, और अगर उसको इन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको ये रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे और वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये रिसोर्सेज क्या हो गए, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे एक प्रोग्राम में, बट वहां पे क्या हुआ, एक्सेप्शन आई तो उन्होंने क्या करा, वो वहां से एग्जिट कर गए, लेकिन उन्होंने इन रिसोर्सेज को क्या करा, क्लीन अप ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया। तो आगे जाके फर्दर कोई और प्रोसेस या थ्रेड आ रही है जिसको ये रिसोर्सेज चाहिए, तो वो रिसोर्सेज उसको नहीं मिल पा रहे, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका लिमिटेड आपका स्कोप होता है और वो कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कोई कैमरा था, आप कैमरे की एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आई और आपने क्या करा, आप वहां से एग्जिट कर गए, लेकिन एक्सेप्शन अभी हैंडल नहीं करी है। आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्लीन अप प्रोसेस नहीं चलाया, यानी कि आपने कैमरे के रिसोर्स को फ्री नहीं किया एक्सेप्शन आने के बाद। तो अगर और भी कोई एप्लीकेशन को कैमरे की एक्सेस चाहिए होगी तो उसे मिल नहीं पाएगी। तो उस केस में किसकी प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी रिसोर्स लीकेज की, ठीक है। रिसोर्स लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज फ्री नहीं कर रहे हो, बस एक्सेप्शन आके आप क्या कर रहे हो, आप तो एग्जिट कर रहे हो। तो वहां पे आपका काम आता है फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक किस लिए यूज होता है, इट एग्जीक्यूट्स द कोड आफ्टर द ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज्ड मेनली फॉर क्लीन अप ऑपरेशन। बेसिकली जो आपका फाइनली ब्लॉक है किस लिए यूज होता है, क्लीन अप ऑपरेशंस के लिए। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इंटरव्यूज में पूछी जाती है कई बार, फाइनली ब्लॉक जो है वो आपका हमेशा रन होगा, चाहे आपकी एक्सेप्शन आ रही हो या आपका प्रोग्राम फाइनली रन हो रहा हो, ठीक है ना। कैच के अंदर एक्सेप्शन हैंडल हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है ना, या आपका प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है, फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा रन होता है, ठीक है ना। बेसिकली ये किस लिए यूज होता है, इट इज आइडियल फॉर क्लोजिंग द रिसोर्सेज लाइक फाइल और डेटाबेस कनेक्शंस टू प्रिवेंट द रिसोर्स लीक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई तो पहले आपका फाइनली ब्लॉक रन होगा और उसके बाद फिर आपका वो एक्सेप्शन वाला मैसेज यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक बेसिकली किस लिए यूज हो रहा है, क्लीन अप ऑपरेशन के लिए, और ये प्रिवेंट करता है किसको, रिसोर्स लीक को। तो आइए फाइनली ब्लॉक भी एक बार हम चला के देख लेते हैं। देखिए हमारे एक्सेप्शन आ रही थी, जैसे हमारे पास कौन सी आ रही थी एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं फाइनली, इसका सिंटैक्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फाइनली देखो, फाइनली बनाते यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है ना, ये ब्लॉक है, ये मेथड नहीं है, ये ध्यान रखना। फाइनली जो है वो क्या है, ब्लॉक है। इसके अंदर हम सपोज लिख देते हैं, ये क्लीन अप ऑपरेशन के लिए यूज होता है बेसिकली, ठीक है, ताकि आपके रिसोर्स लीकेज को प्रिवेंट किया जा सके। दिस इज फाइनली ब्लॉक, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं वापस। ठीक है, एंटर टू नंबर्स, थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं, ओके, 5 and 0। देखो हमारे क्या हुआ, जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड किया वैसे क्या हुआ, एक्सेप्शन आ गई, क्योंकि हम एरे ऑफ 6 को एक्सेस कराना चाह रहे थे जो कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। यहाँ पे जाएगा, जनरल एक्सेप्शन देगा, ठीक है, और एक्सेप्शन को क्या कर देगा, थ्रो कर देगा। एक्सेप्शन को थ्रो करते ही क्या होगा, एक्सेप्शन का स्टैक ट्रेस आ जाएगा। लेकिन देखो एक्सेप्शन का स्टैक ट्रेस आने से पहले कौन सा ब्लॉक रन हुआ, आपका फाइनली ब्लॉक। तो एक्सेप्शन से पहले हमेशा कौन सा ब्लॉक रन होगा, आपका फाइनली ब्लॉक रन होगा, और उसके बाद जो भी आपका एक्सेप्शन है वो आपको यहाँ पे कंसोल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइनली ब्लॉक। So that's it for this video. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कस्टम एक्सेप्शंस कैसे बनाए जाते हैं, जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।